दो शब्दों से बना हुआ है, एक बिजनेस और एक एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब ये हुआ कि इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस का मतलब, व्यवसाय का मतलब ही जानते हैं कि ये ऐसी एक्टिविटी है जो किससे रिलेटेड होती है, प्रोडक्शन से और डिस्ट्रीब्यूशन से, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। एनवायरनमेंट में वे सारे फैक्टर्स आते हैं जो न किसी तरीके से अफेक्ट करते हैं सराउंडिंग में हो रहे काम पर। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब ये एनवायरनमेंट हुआ। इन दोनों मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट का अगर हम एक शब्दों में समझें तो वे सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, तो वे सारे वे किसके पार्ट हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। तो ये मतलब होता है आपका किसका, बिजनेस एनवायरनमेंट का। मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब हुआ सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, वे सब किसके पार्ट होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के। अगर एग्जाम्पल की बात करें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स की। ठीक है, अब हम समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग को हमने समझ लिया, अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, एक आंतरिक एक बाह्य फैक्टर्स। ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, किसके कंट्रोल में होते हैं, बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। इस पर बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, इंटरनल। एक्सटर्नल फैक्टर्स वे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स में जैसे क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारी, कल्चर, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य जो है, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड उसके उद्देश्य क्या है, उसकी इमेज क्या है, उसकी ब्रांड क्या है, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल रिसोर्स क्या है, टेक्नोलॉजी, कंपनी की इमेज, ब्रांड इक्विटी, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगे, इंटरनल फैक्टर्स में, मतलब जो फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं। वहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। अब बिजनेस के कंट्रोल में इसको दो में डिवाइड किया गया, पहला होता है माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। एग्जाम में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्किप ना करें। देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट में जैसे सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक। मैक्रो एनवायरनमेंट में जैसे आपकी जो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, टेक्नोलॉजिकल जो है, लीगल है, नेचुरल, फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएंगी, मैक्रो एनवायरनमेंट में। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि अगर हम मार्केट इंटरमीडियरीज की बात करें तो वो किस फैक्टर्स में आएंगी, पहली चीज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स में और दूसरी चीज़ किस में, माइक्रो एनवायरनमेंट में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के। दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, एक्सटर्नल जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक उसमें होते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट और दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो में हम उस चीज़ की बात करेंगे जो कि जैसे कि सप्लायर्स हो गए, मार्केट हो, इंटरमीडियरीज हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, पब्लिक हो गए। मैक्रो एनवायरनमेंट में जो कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ठीक, और इंटरनल फैक्टर्स में मीन्स मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कल्चर कैसा है, उद्देश्य कैसा है, फिजिकल रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो आपकी तीन तरह की होती है, एक होती है कैपिटलिज्म, एक होती है सोशलिज्म, एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट को बोलेंगे पूंजीवादी, सोशलिज्म को बोलेंगे समाजवादी और मिक्स्ड इकोनॉमी को बोलते हैं मिश्रित इकोनॉमी। अब देखिए, कैपिटलिस्ट में कौन कौन सी आती हैं। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के नहीं, प्राइवेट के कंट्रोल में होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैपिटलिस्ट। मतलब कैपिटलिस्ट मीन्स पूंजीवादी, मीन्स यहाँ पर है गवर्नमेंट का क्या होता है, कोई नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर किसका कंट्रोल होता है, मीन्स अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के नहीं बल्कि क्या हो, प्राइवेट के कंट्रोल में होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूंजीवादी इकोनॉमी। दूसरा सोशलिज्म मीन्स समाजवादी इकोनॉमी। अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो तो सोशलिज्म कहते हैं। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट की बात करें, समाजवादी शब्द से ही लग रहा है सोशलिस्ट, तो जब कहाँ पर किसका कंट्रोल होगा, सरकार का, गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा तो उसे हम सोशलिज्म कहेंगे। लास्ट होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या बोला, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं और कुछ प्राइवेट के कंट्रोल में होते हैं, तो वो कौन सी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। और हमारी इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर क्या गवर्नमेंट का भी, सरकार का भी कंट्रोल है और प्राइवेट का भी कंट्रोल होता है, तो वो कौन सी इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा आते हैं।
तो सोशलिज्म में हम किसकी बात करेंगे, जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जिसमें गवर्नमेंट का सारी चीज़ें हों, और जहाँ पर गवर्नमेंट ना होकर प्राइवेट का कंट्रोल हो, वो कौन सी होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसे हम बोलते हैं पूंजीवादी। तो आई होप यू आपको ये समझ में आया होगा कितने तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, मीन्स पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। अब इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की, मैंने तीनों बता दी कौन कौन से सिस्टम कैसी होती हैं। अब इकोनॉमिक सिस्टम में पहला होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी के हम फीचर्स को देखेंगे, उसके मेरिट्स को देखेंगे और उसके डिसएडवांटेज को देखेंगे, ठीक है, वन बाई लाइन, थोड़ा थोड़ा सब में समझते चलेंगे। ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, कैपिटलिज्म की बात कर रहा था, वहाँ पर किसका ऑनरशिप था, प्राइवेट का, मैंने बताया। जब प्राइवेट का ऑनरशिप है तो वो क्या है, निजी स्वामित्व, मीन्स इसकी एक विशेषता सबसे पहले है कि वो क्या है, प्राइवेट ऑनरशिप है। दूसरा, वहाँ पर जो इंटरप्राइजेज में फ्री इंटरप्राइजेज मीन्स मुक्त उद्यम। तीसरा, इसकी विशेषता है कि कंज्यूमर सोवर्टी मीन्स उपभोक्ता को संभुकता। वहाँ पर क्या है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट ऑनरशिप है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली बात है प्रतियोगिता, कंपटीशन रहेगा। वहाँ पर जो प्राइस मैकेनिज्म रहेगा, जो मूल तंत्र रहेगा, ठीक है, प्रॉफिट कम्युनिटी रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, लाभ का उद्देश्य होगा। 7वां फीचर है कि लेबर एज अ कम्युनिटी मीन्स श्रम एक वस्तु के रूप में। 8वां है इसका फीचर की एब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लान मीन्स केंद्रीय योजना का अभाव रहता है। और लास्ट है लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या है, जब ये कि प्राइवेट ऑनरशिप है तो यहाँ सरकार की जो सीमित है वो लिमिटेड स्कोप रहता है, लिमिटेड भूमिका रहती है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म में क्या है, जहाँ पर जो डोमिनेशन कौन क्रिएट करेगा, प्राइवेट सेक्टर्स क्या है, क्रिएट करेंगे, ठीक है, मीन्स। और यहाँ पर है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब हुआ जब प्राइस ऑफ गुड्स किस पे बेस्ड हैं, डिमांड और सप्लाई पे बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइस मैकेनिज्म। तो कैपिटलिज्म में किसका रहेगा, आपका पूरा प्राइवेट ऑनरशिप रहता है। यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग मीन्स लाभ उद्देश्य कमाना सबसे बड़ा एम रहता है, प्राइस मैकेनिज्म रहती है, ठीक है। और ये क्या होता है, लेजर फेयर भी हम इसे कहते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें पहला मेरिट्स बता रहा है एडवांटेज में कि रिच वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स माल और सेवाओं की समृद्ध विविधता, मतलब गुड्स और सर्विसेज की जो वैरायटी रहती है वो ज़्यादातर रिच वैरायटी में रहती है। दूसरा, अगर एडवांटेज की बात करें, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज मीन्स जो भी संसाधन रहते हैं उसका हम क्या करते हैं, उचित उपयोग करते हैं, ठीक है। तीसरा एडवांटेज कह रहा है कि इंड्यूसमेंट टू वर्क मीन्स काम करने के लिए प्राइवेट ऑनरशिप में यहाँ पर लोगों को मोटिवेट और प्रेरित किया जाता है, ये भी एक इसका एक एडवांटेज है। चौथा है कि इफिशिएंट प्रोडक्ट्स, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, कुशल उत्पाद, ठीक। पांचवा है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड लिविंग, इनकी जो रहने की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें क्या है, इंक्रीज। छठवां है ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता का विकास। 7th है इकोनॉमिक फ्रीडम मीन्स यहाँ पर क्या है, प्राइवेट ऑनरशिप है, यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता है, आपको इकोनॉमिक फ्रीडम है कि यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है 8 इनकरेज कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और 8th एडवांटेज है कि ये क्या करता है कि आपको पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और आपके सब्जेक्टिव में भी 6 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 3 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, तो ऐसे आप उसमें आप इसके एडवांटेजेस, मीनिंग और क्या कहते हैं फीचर्स लिख सके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन आएंगे कि बिजनेस जैसे सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन आएंगे जाएंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, कितने तरह की इकोनॉमिक सिस्टम होती है, तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है, प्लस दोनों के लिए आपके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डीमेरिट्स डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला कह रहा है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मीन्स धन का असमान वितरण। इसमें एक डीमेरिट्स कमियां बताई गई हैं कि जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, पूंजीवादी में, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप रहती है, बल्कि और क्या लाभ उद्देश्य कमाना रहता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो वेल्थ होता है धन का असमान वितरण एक इसका डीमेरिट है। दूसरा क्लास स्ट्रगल मीन्स वर्ग संघर्ष। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर मीन्स श्रम का शोषण, ये भी क्या है, डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है बिजनेस फ्लक्चुएशन अनएम्प्लॉयमेंट, व्यापार में उतार चढ़ाव, बेरोजगारी। तो देखिए भाई यहाँ पर एक प्राइवेट ऑनरशिप है, लाभ उद्देश्य कमाना है, यहाँ पर क्या है, फ्लक्चुएशंस जो है उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसरिगार्ड ऑफ पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट है वेस्टफुल कॉम्पिटिशन,
ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय का अभाव रहता है। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, कंज्यूमर की सोबरिटी क्या होती है, माइट होती है। तो ये सारे इसके क्या थे, एडवांटेजेस थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोशलिज्म, ठीक है। कौन सा टॉपिक है, सोशलिज्म। अब देखिए कैपिटलिस्ट के मैंने फीचर्स देख लिए हैं, मेरिट्स देख लिए हैं, एडवांटेज देख लिए। अब हम क्या देखेंगे, सोशलिस्ट, जिसे हम बोलते हैं समाजवादी। समाजवादी क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर मीन समाज कल्याण इसका मेन एम होता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट की ऑनरशिप रहती है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पहली फीचर्स में अगर हम विशेषताएं देखें, फिर डीमेरिट्स देखेंगे, फिर मेरिट्स को देखेंगे। पहला फीचर कह रहा है गवर्नमेंट ऑनरशिप। मैंने जस्ट बताया कि समाजवादी वो आदि जहाँ पर जिसका कंट्रोल किसका रहता है, सरकार का रहता है, गवर्नमेंट का रहता है। तो सबसे पहले ऑनरशिप किसकी रहती है, गवर्नमेंट ऑनरशिप मीन्स सरकार का स्वामित्व। दूसरा है सोशल वेलफेयर मीन्स समाज का कल्याण करना, इसका मेन पर्पज रहता है, मेन उद्देश्य रहता है। तीसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स आर्थिक योजना। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपटीशन, प्रतियोगिताओं की कमी रहती है। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड प्राइजेस मीन्स मजदूरी और कीमतों का निर्धारण होता है। एबॉलिशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर मीन्स श्रम के शोषण का उन्मूलन, एबॉलिशन किया जाता है। लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर्स रहते हैं, सीमित निजी क्षेत्र रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑनरशिप किसका है, सरकार का है। तो यहाँ पर हमें प्राइवेट सेक्टर मीन्स को लिमिट क्षेत्र में देखने को मिलता है। दूसरी बात करें अगर हम मेरिट से एडवांटेजेस की, यहाँ पर कोई साइक्लिक फ्लक्चुएशंस नहीं रहता है। मीन्स इसकी एक कमियाँ ये बताई गई, ये मतलब ये इसकी मेरिट्स हैं, यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन, कोई उतार चढ़ाव, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस नहीं रहते हैं। दूसरा है नो वेस्ट एडवर्टाइजमेंट, कोई अपिष्ट प्रबंधन नहीं। नेक्स्ट है रैपिड और बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, मतलब तेजी से क्या होता है, इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, रैपिड, तेजी से बढ़ते हैं और क्या करते हैं, आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट है बेटर सॉल्यूशन टू बेसिक प्रॉब्लम्स मीन्स जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, मीन्स बुनियादी समस्या का बेहतर समाधान किया जाता है। नेक्स्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का क्या होता है, न्यायसंगत वितरण होता है, मीन्स इस इनकम को क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज की, पहला क्या होता है, लैक ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर क्या होती है, फ्रीडम की कमी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर सरकार का कंट्रोल रहता है। दूसरा लेस इनिशिएटिव, कम पहल होती है यहाँ पर। नो प्रॉपर बेसिस ऑफ कॉस्ट कैलकुलेशन मीन्स जो लागत गणना का कोई उचित क्या होता, बेस नहीं होता है। नेक्स्ट है एंड ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, यहाँ पर कंज्यूमर सोवरेनिटी को क्या किया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, इसकी एक कमी है। वेल ऑफ सिक्रेसी, गोपनीयता का मुहूर्त, ठीक है। तो ये आपके फीचर्स थे, ये आपके मेरिट्स थे और डिमेरिट्स थे। नेक्स्ट कौन सी इकॉनमी बची हमारी, दैट इज मिक्स्ड इकॉनमी। अब मिक्स्ड इकॉनमी बची है तो मिक्स्ड इकॉनमी को देख लेते हैं। मिक्स्ड इकॉनमी हमने बताया जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी ये रहता है और प्राइवेट सेक्टर मीन्स मिश्रित। तो हमारी इकॉनमी कैसी है, मिक्स्ड इकॉनमी है। तो मिश्रित इकॉनमी में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ नेहरूवियन इकॉनमी भी बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कोई भी डोमिनेशन नहीं होता है। यहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। पहला मेरिट देखते हैं, इकोनॉमिक इक्वलिटी मीन्स आर्थिक समानता। दूसरा इसका फीचर कह रहा है, मेरिट्स कह रहा है कि फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण से क्या रहता है, यहाँ फ्रीडम मीन्स फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा एडवांटेजेस है एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग मीन्स योजना का लाभ। चौथा एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके पास संसाधन है उसको एफिशिएंटली मीन्स एलोकेट करना, ठीक है, संसाधनों का कुशल आवंटन। पांचवा इसका मेरिट कह रहा है इकोनॉमिक फ्रीडम एंड कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स आर्थिक स्वतंत्रता और क्या करना, पूंजी निर्माण। नेक्स्ट अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जैसे बताया को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पर किसका स्वामित्व होगा, सरकार का भी और प्राइवेट का भी मीन्स सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का, ठीक है, दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, उद्योगों का वर्गीकरण। तीसरा फीचर कह रहा है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक इक्वलिटी रहती है मीन्स निजी संपत्ति और आर्थिक समानता रहती है। प्रॉफिट मोटिव और समाज कल्याण मीन्स जो आपने कैपिटलिज्म में पढ़ा, जो सोशलिज्म, दोनों को मिलाकर अगर हम दोनों के फीचर्स को देखें तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। यहाँ पर क्या रहता है, प्रॉफिट, लाभ भी कमाना रहता है और समाज कल्याण, दोनों उद्देश्य रहते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक योजना। नेक्स्ट देखें डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो देखिए डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस में बात करेंगे तो पहला क्या होता है कि इसका एक कमी है कि दैट इज करप्शन। दूसरा है वेस्टेज मीन्स बर्बादी। तीसरा है लैक ऑफ इफिशियंसी, दक्षता की
कमी। चौथा इसका एक कमी है कि पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग मीन्स योजना के खराब कार्यान्वयन। और पांचवा है अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता। ये इसके फीचर्स मीन्स इसके कमियां थे। ठीक है, तो तीनों इकोनॉमी को अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्लस उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स और डिसएडवांटेज को भी एक्सप्लेन किया, जो आपके सब्जेक्टिव पेपर में भी पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में भी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब देखो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, पूछे जाते हैं आपके। देखो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कंट्री में हो रहे बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो कंट्री में हो रहे बिजनेस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को डिटरमाइन करने में क्या हेल्प करती है, वो होती है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी। कुछ हम मेन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होती है फिजिकल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी को हम बोलेंगे मौद्रिक नीति। फिजिकल पॉलिसी, ये पॉलिसी गवर्नमेंट फ्रेम्ड करती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे मैंने मेन पॉइंट्स को उठाए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ इसको आप ज़रूर देखिए। फिजिकल पॉलिसी मीन्स ये पॉलिसी कौन फ्रेम करती है, गवर्नमेंट फ्रेम करती है। एग्जाम में पूछ सकता है विच पॉलिसी इज फ्रेम बाय गवर्नमेंट, दैट इज फिजिकल पॉलिसी। ऑप्शंस दे देगा, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो कौन सी पॉलिसी फ्रेम करती है, ये पॉलिसी क्या करती है, गवर्नमेंट फ्रेम करती है। मॉनेटरी पॉलिसी की हम बात करें तो ये पॉलिसी कौन फ्रेम करती है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, मौद्रिक नीति कौन निर्धारण करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम समझेंगे कि फिजिकल पॉलिसी होती क्या है। ठीक है, कि एक पॉलिसी को डिटेल में हम समझते चलेंगे। फिजिकल पॉलिसी, ये पॉलिसी में इन सब के एग्रीगेट से रिलेटेड पॉलिसी फ्रेम होती है। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल। किस किस का एग्रीगेट, यहाँ मैंने एरो बनाया है, जैसे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर खर्चे जो भी हैं, प्लस टैक्सेशन ऑन इनकम, प्लस प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, प्लस डिफिसिट फाइनेंस, और क्या, प्लस मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट्स। मीन्स फिजिकल पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो इन सारे एग्रीगेट मीन्स इन एग्रीगेट से रिलेटेड पॉलिसी फ्रेम बनाती है। कौन कौन से हैं, जिसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स आ जाते हैं, टैक्सेशन ऑन इनकम, प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, डिफिसिट फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वो किस पॉलिसी से रिलेटेड है, हमारी फिजिकल पॉलिसी से। ठीक है, और पॉइंट्स को देखते हैं। इट मे बी टर्म्ड एज बजटरी पॉलिसी, स्टार लगा लीजिएगा कि एग्जाम में पूछे जाते कि बजटरी पॉलिसी को किस और नाम से भी जानते हैं, फिजिकल पॉलिसी, और फिजिकल पॉलिसी को किस और नाम से जानते हैं, तो बजटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉलिसी कंट्री के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती हैं। किससे, अगर एग्जाम में पूछे कि इनकम और एक्सपेंडिचर से कौन सी पॉलिसी रिलेट करती है, तो ये पॉलिसी कौन सी है, फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, स्टार मैंने अंडरलाइन किया है, देखिए ये पॉलिसी कंट्री के इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। इस पॉलिसी को गवर्नमेंट फ्रेम करती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे अब हम ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होते हैं। उद्देश्य भी हम लोग पॉइंट्स में देखेंगे, उद्देश्य, उसके बाद सारी पॉलिसीज को देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी, उद्देश्य क्या होते हैं। पहला, फिजिकल पॉलिसी को ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। देखिए उद्देश्य फिजिकल पॉलिसी का क्या होता है। पहला उद्देश्य ये होता है कि फिजिकल पॉलिसी को व्यापार में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए क्या कहा है, फिजिकल पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य कहता है कि फिजिकल पॉलिसी को इसलिए फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि प्राइस में स्टेबिलिटी लेकर आ सके और इन्फ्लेशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। देखो दूसरा उद्देश्य ये होता है कि फिजिकल पॉलिसी को इसलिए फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि क्या हो सके, प्राइस में स्टेबिलिटी लेकर आ सके और इन्फ्लेशन को क्या कर सके, महंगाई को हम क्या करें, रोक सके। तीसरा उद्देश्य, फिजिकल पॉलिसी हेल्प करती है कंट्री के नेशनल इनकम को बढ़ाने में। तीसरा उद्देश्य ये भी है, एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फिजिकल पॉलिसी किस में हेल्प करती है, कंट्री की राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में हेल्प करती है, नेशनल इनकम को। अब नेशनल इनकम क्या होता है उस पर भी मेरी डिटेल वीडियो, आप उसे जाकर देख सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल पॉलिसी इम्पैसेस ऑन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। फिजिकल पॉलिसी का चौथा उद्देश्य ये कहता है कि जो भी इनकम और जो भी वेल्थ है उसको हम क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट फिजिकल पॉलिसी बीओपी के डिफिसिट को रिड्यूस करती है। बीओपी का मतलब क्या हुआ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी जिसे हम बोलते हैं। तो पांचवा उद्देश्य ये भी कहता है कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डिफिसिट का मतलब जो कमी होती है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो इसके 5 उद्देश्य क्या क्या हो गए कि पहली चीज़ के जो फिजिकल पॉलिसी के ट्रेड में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए इंप्लीमेंट करती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि प्राइस में स्टेबिलिटी को लेकर आती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तीसरी चीज़ होती है कि राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में भी इसका उद्देश्य होता है। चौथा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और लास्ट होता है कि बीओपी के डिफिसिट को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट पॉलिसी, तो मैंने फिजिकल पॉलिसी के बारे में पूरा बता दिया कि इसको किस पूरा डिटेल में और उसके उद्देश्य को भी। नेक्स्ट पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम बोलते हैं मौद्रिक नीति। पहला इसमें कह रहा है कि पहले हम समझेंगे मौद्रिक नीति होती क्या, फिर उसके उद्देश्य को देखेंगे। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी जिसे हम बोलते हैं मौद्रिक नीति, ये पॉलिसी कंट्री के मनी सप्लाई और बैंक क्रेडिट के रिगार्डिंग फ्रेम करती है। क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है कि मौद्रिक नीति क्या होती है, पॉलिसी कंट्री के मनी सप्लाई आप लोगों ने पढ़ा होगा, और बैंक क्रेडिट के रिगार्डिंग क्या है, फ्रेम की जाती है। ये पॉलिसी इकोनॉमी के सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को इन्फ्लुएंस करती है। किसमें, जिसमें बात करेंगे सेविंग, इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, तीनों की बात की जाती है। इस पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है या अनाउंस करता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन फ्रेम करता है और कौन फॉर्मुलेट करता है, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट है चेंजेस इन मॉनेटरी पॉलिसी कैन मेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। देखिए मौद्रिक नीतियां में जो चेंज हुई साल के किसी भी टाइम क्या होती हैं, हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मौद्रिक नीति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट बात करें अब इसके उद्देश्य की। नेक्स्ट उद्देश्य अगर हम देखें ऑब्जेक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की, पहला उद्देश्य क्या कहता है, ये इकोनॉमी की ग्रोथ को एसिलेट करती है ताकि नेशनल इनकम को रेज कर सके। मौद्रिक नीति का पहला होता है उद्देश्य क्या रहता है कि ये इकोनॉमी के जो ग्रोथ है उसको क्या कर सके, एसिलेट कर सके, ताकि राष्ट्रीय आय को क्या कर सके, उसको बढ़ा सके। दूसरा, ये पॉलिसी एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लेकर आती है। पॉलिसी एक्सचेंज रेट भी मैंने बताया हुआ, एक्सचेंज रेट पे पूरा एक वीडियो अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं। तो ये पॉलिसी, दूसरा उद्देश्य होता है कि पॉलिसी एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लेकर आती है। तीसरा, ये पॉलिसी स्किल पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करती है। किसको, स्किल पेमेंट सिस्टम को क्या करती है, प्रमोट करती है। चौथा उद्देश्य है इस पॉलिसी का इन्फ्लुएंस इकोनॉमी के अनएम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी पड़ता है और ये पॉलिसी इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करती है। तो ये इसके 5 आपके उद्देश्य थे। ये क्या करती है, इकोनॉमी की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है ताकि नेशनल इनकम को रेज कर सके। ये पॉलिसी क्या होती है, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लेकर आती है, स्किल पेमेंट सिस्टम को भी प्रमोट करती है, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करके एम्प्लॉयमेंट जो आपका है उस पर भी पड़ता है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आई होप आप देखिए ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी बताई हुई हैं, तो जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, तो आप इसे एज अ रिवीजन के तौर पे सारी टॉपिक्स एक वीडियो में आपकी कवर हो।